हम लोग आज के क्लास में जो है वो साम्यवाद, समाजवाद और रूस की क्रांति पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन पार्ट 1 हम लोग पूरा तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आज है पार्ट 2 जो कि चैप्टर आज हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में मतलब साम्यवाद के बारे में हम लोगों ने पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, रूस की क्रांति कैसे हुई है और कैसे केरेंस्की की सरकार का जो है वो तख्ता पलट जाता है। तो अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि लेनिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेनिन ही जो है वो रूस को नव निर्मित करता है। ठीक है, रूस को एक नया राष्ट्र बनाने में लेनिन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो हम लोग आज लेनिन के बारे में देखेंगे कि लेनिन का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और लेनिन ने रूस में क्या क्या सुधार किए, किस तरह से रूस को जो है फिर से वो नव निर्माण करता है। तो पहले हम लोग देखें कि जो लेनिन जो रहता है वो बोल्शेविक दल का नेता जो है वो लेनिन रहता है, और लेनिन का जो पूरा नाम अगर पूछे तो उनको कहा जाता है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, और व्लादिमीर इवानोविच लेनिन का जो जन्म है वो 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिमब्रस्क नामक गांव में उनका जन्म होता है। तो मतलब उनके जो बड़े भाई जो रहते हैं उन जार अलेक्जेंडर की हत्या के दौरान ही उनको जो है वो गोली मार दी जाती है। तो इस तरह से लेनिन जो है शुरू से ही जार का कट्टर दुश्मन रहता है, और यहाँ तक कि लेनिन जो है उस पे मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है आरंभ से ही, और वो चाहता है कि जो भी मतलब रूस में हो या कहीं भी हो वो मार्क्सवादी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। और यहाँ तक कि रूस की जो स्थिति है उससे बहुत ज्यादा लेनिन जो है परेशान रहता है। खैर, जब 1905 की जब रूस की क्रांति होती है तो लेनिन उसमें भाग लेता है, लेकिन 1905 की रूस की क्रांति में जो है ज्यादा सुधार नहीं होता है, और इस तरह से लेनिन जो है वो स्विट्जरलैंड जा चुका होता है। लेकिन जब पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब फरवरी की क्रांति 1917 की फरवरी क्रांति होती है तो उसके बाद जो है लेनिन रूस पहुंचता है। रूस की स्थिति को देख के वो चाहता है कि किस तरह से जो है रूस को एक फिर उसके बाद जो है अच्छे तरीके से स्थिति को सुधारा जा सके, क्योंकि रूस की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, केरेंस्की की सरकार में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ लेनिन पे जो है मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है, लेनिन पर मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, और इस तरह से वो क्या करता है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए क्या करता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का वो सदस्य बन जाता है। सदस्य बनने के बाद जो है वो अपने जो मित्र रहता है ट्रॉट्स्की के सहयोग से लेनिन फिर से रूस को जो है अच्छे तरीके से सफल बनाने का प्रयास करता है, और उसी दौरान जो है सफल बनाते बनाते जो है वो जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं लेनिन से इम्पोर्टेंट अगर कभी आ सकता है एग्जाम में तो अप्रैल थीसिस आ सकता है। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन की कृति है, जिसमें बोल्शेविक जो भी बोल्शेविक पार्टी का जो भी एक मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, जो भी काम हुआ रहता है वो उसमें संकलित है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि लेनिन ने जो है, अब लेनिन के हाथ में सब कुछ आ जाता है। रूस की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब रहती है, इतनी ज्यादा खराब होने की, इतनी विकट स्थिति में लेनिन रूस की जो है रूस की स्थिति को संभालता है, और बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हम लोग देख चुके हैं आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, आंतरिक स्थिति बहुत ज्यादा शर्मराई सी है। तो हम देखेंगे कि आखिर जो है लेनिन जो है रूस में आते ही उसने अपनी जैसे आंतरिक स्थिति में वो क्या सुधार करता है, वैदेशिक स्थिति में क्या सुधार करता है, तो वो हम अभी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लेनिन ने अपने आंतरिक मतलब आंतरिक वो क्या व्यवस्था में सुधार करता है। रूस में जो भी आंतरिक अव्यवस्था फैली रहती है वो
उसके आंतरिक कार्य हम देखेंगे। एक आंतरिक कार्य देखेंगे, आंतरिक कार्य में बहुत सारा चीज है। युद्ध की समाप्ति वो करता है, फिर उसके बाद प्रतिक्रांति का दमन करता है, आर्थिक रूप से वो क्या सुधार करता है, सामाजिक सुधार उसके क्या रहते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रशासनिक सुधार वो क्या करता है, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में देखेंगे, और कुछ विदेशी प्रभाव मतलब विदेश मतलब आंतरिक और बाह्य भी वो सुधार करता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि सबसे पहले जब वो आता है, लेनिन को जब रूस की बागडोर मिलती है तो बहुत ही विकट समस्या उसके सामने रहती है, क्योंकि मतलब हर फील्ड में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है भरी पड़ी रहती है। सबसे पहले उसके पास क्या रहता है, किसी भी तरह से प्रथम विश्व युद्ध से रूस जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि युद्ध की समाप्ति करता है। सबसे पहले लेनिन क्या करता है, जर्मनी के साथ युद्ध की समाप्ति करता है, और 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करता है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करता है लेनिन, किसके साथ, जर्मनी के साथ। ठीक है, जर्मनी और रूस में क्या होता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है, और इस संधि के द्वारा जो है लेनिन क्या करता है, मतलब रूस क्या करता है, जर्मनी को अपना एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो दे देता है, और इस तरह से वो क्या करता है, युद्ध को एक तरह से समाप्ति की दिशा में जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रूस अपना बहुत 1/4 जो भाग है वो जर्मनी को दे देता है। ठीक है, कोई एक संधि होगी तभी तो युद्ध की समाप्ति हो सकेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि भले ही मतलब रूस के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, और क्योंकि रूस को एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो खोना पड़ता है, क्योंकि क्यों नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये ट्रीटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूस जो है वो कैपेबल नहीं होता है कि वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले सके, इसीलिए वो जर्मनी के साथ ट्रीटी करके अपने आप को युद्ध से अलग करता है। क्यों? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रहती है, लेनिन को जो है अपनी आंतरिक व्यवस्था को सुधारने का वो प्रयास करता है। ठीक है, इसीलिए वो पहला ही वो काम करता है कि युद्ध की समाप्ति करता है। 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करता है। हमेशा याद रखना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। ठीक है, 1918 में। ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। सेकेंड क्या होता है, प्रतिक्रांति का दमन। अब हम देखते हैं कि जब बोल्शेविक दल जब अस्तित्व में आता है, तो अस्तित्व में आते ही अब क्या होता है, मतलब सामंत, पादरी, पूंजीपति और नौकरशाह और सरकार जो है बोल्शेविक दल के विरोधी बन जाते हैं। क्योंकि इस तरह से क्या होता है ना कि पूंजीपति वर्ग का तो बहुत ज्यादा मतलब प्रभुत्व रहता है। अब सारा जो शक्ति है वो किसान और मजदूर के हाथ में आ जाता है, सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिन लोगों के हाथों में बहुत मतलब शक्ति थी, मतलब हर चीज उन लोगों के अधिकार में था। ठीक है, तो अब ये लोग तो परेशान हो जाते हैं, सामंत परेशान हो जाते हैं। चर्च जानते ही हैं कि जो पादरी जो होता है, चर्च का बहुत ज्यादा मतलब संपत्ति पे भी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत उन लोगों का अधिकार रहता है। पूंजीपति और नौकरशाह जो सरकार के बोल्शेविक दल के जो है वो मतलब विरोधी बन जाते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं 1918 में कि लेनिन को जो है मौत के घाट पर उतार दिया जाए, और जितनी भी शक्ति है वो हम लोग ही के हाथों में केंद्रित हो जाए। लेकिन लेनिन क्या करता है, अब इन लोगों को तो मतलब सबक सिखाना है ना, सामंतों को, पादरी को, पूंजीपति और नौकरशाह को जो है सबक सिखाने के लिए क्या करता है लेनिन, चेका, हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है एकदम, चेका आप लोग को एकदम याद रखना है। चेका जो है, चेका क्या है, विशेष पुलिस दस्ता है, और ये पुलिस दस्ता क्या करता है ना, इन लोगों के होश ठिकाने कर देता है। इन लोगों को मतलब जबरदस्ती जो है वो मतलब गिरफ्तार करता है, ताकि ये लोग जो भी अपना क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटी करें, उन पे जो है लगाम लगाई जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेका के लाल आतंक ने रेड टेरर जो है षड्यंत्रकारियों की कमर तोड़ दी। ठीक है, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी अपने ही देश में जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, अपने ही देश में जो षड्यंत्र रच रहे हैं,
उन लोगों को सबक सिखाने के लिए चेका जो कि एक पुलिस दस्ता है उसका गठन होता है, ताकि जो भी षड्यंत्र अपने कंट्री में कर रहे होते हैं उन पे लगाम लगाया जा सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंतरिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकोगे, जबकि आपके जो लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहे और देश को जो है वो आगे लेके जाने का प्रयास करें। ठीक है, अब फिर से वही चीजें होंगी तो कैसे काम चलेगा? फिर से मतलब सामंत, पादरी और पूंजीपति जो भी नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर अपने अधिकारों में सारे चीजें लेने का प्रयास करेंगे तो रूस का नव निर्माण तो हो नहीं पाएगा, जो कि लेनिन चाहता था। लेनिन का फर्स्ट मोटो था कि रूस को बहुत अच्छे तरीके से नव निर्माण कर सके, रूस को एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक मानचित्र पर लाना चाहता था। तो इस तरह से चेका का मतलब चेका का लाल आतंक भी, रेड टेरर भी हम देख लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं ना, ये लाल आतंक भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रूस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। अब साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, अब ये लोग एकजुट हो जाते हैं और रूस पर अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि साम्यवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इससे ब्रिटेन लोग जो क्या करते हैं वो डर जाते हैं। डरने के बाद ये लोग रूस पर अटैक कर देते हैं। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। क्योंकि साम्यवाद का बढ़ते प्रभाव से ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति देश है, और साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव इन देशों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान कहा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो भी मतलब लेनिन जो रहता है, लेनिन का जो सहयोगी रहता है ट्रॉट्स्की, वो लाल सेना का गठन करता है और विदेशी सेना को रूस से बाहर खदेड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, रूस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रॉट्स्की की लाल सेना के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से विदेशी सेना को, विदेशी सेना जो आती है उसको बाहर निकालने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करता है। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में सबसे पहले लेनिन क्या करता है? स्त्री और पुरुषों सबको समान अधिकार देता है। ठीक है, नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते हैं और सरकारी नौकरी भी दी जाती है। उसके बाद शिक्षा पर जो चर्च का एक वर्चस्व रहता है ना, कि मतलब जो शिक्षा है वो किस तरह की होनी चाहिए, तो शिक्षा पर जो है सबसे पहले चर्च का वर्चस्व जो है, जो प्रभु सत्ता जो रहती है चर्च के बारे में, तो उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो भी राजनीतिक संपत्ति रहती है, व्यक्तिगत संपत्ति रहती है, उसमें चर्च का अधिकार रहता है और शिक्षा पे भी चर्च का अधिकार रहता है। यहाँ तक कि धार्मिक जो लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष एक राज्य होना चाहिए, तो उसमें हम कमी देखते हैं। लेकिन अब जो है सारी स्थितियां जो है वो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो धीरे धीरे जो है वो रास्ते पे आ रही होती हैं। अब देखते हैं कि चर्च का वर्चस्व जो है पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है और मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा होती है और निःशुल्क शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी जाती है रूस में। ठीक है, ये भी होता है। और देखते हैं कि गैर सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और साम्यवादी शिक्षा का प्रचार किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि राज्य में धर्मनिरपेक्षता की भी नीति चलाई जाती है, जिसको जो धर्म अपनाना है उसको पूरे तरीके से जो है वो स्वतंत्र कर दिया जाता है कि जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पे जो है रूस जो है वो अग्रसर होता है। फिर हम देखते हैं कि रूस में एक दलीय व्यवस्था जो है स्थापित होती है। एक दलीय मतलब व्यवस्था, बोल्शेविक दल की व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से कायम हो जाती है, क्योंकि लेनिन का सबसे पहला काम यही होता है कि किसी भी तरह से रूस को जो है हमको सही तरीके से लाना है, उसके लिए एक दलीय व्यवस्था का वो प्रयास करता है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सुधार हम लोगों ने देख लिया। फिर देखते हैं प्रशासनिक सुधार। अब हम देखते हैं कि रूस की जब क्रांति होती है तो उसमें क्या होता है, सामंत, पादरी और नौकर जो सार रहते हैं, जो भी रहते हैं, उन लोगों का ही बोलबाला रहता है। लेकिन अब जब लेनिन आता है, लेनिन जब
नवनिर्माण की नीति अपनाता है, तो जो पुराने नौकरशाह जो रहते हैं उनको पूरे तरीके से उनको पदों से हटा देता है। उनके स्थान पे जो है जो भी साम्यवादी जो भी वर्ग से रिलेटेड जो रहते हैं, जो भी बोल्शेविक दल से रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को ऊंचे पदों पे नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति के साथ ही सेना में भी सुधार किया जाता है। हम देख चुके हैं कि सेना में भी जो जनता है, सैनिक भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और सेना का भी वो सुधार करता है। और सुधार करने के साथ ही सेना का आधुनिकीकरण भी किया जाता है, जिससे सेना भी खुश रहे, मतलब समाज का हर जो तबका है वो खुश रहे। शिक्षा की भी व्यवस्था सुधार हो रही है। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की भी नीति में मतलब सुधार होता है। फिर उसके बाद जो भी सेना के भी आधुनिकीकरण के रास्ते पे चलती है। अब हम देखते हैं आर्थिक सुधार। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बोल्शेविक जो दल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्पादन के साधन पर निजी जो स्वामित्व जो रहता है, कि मतलब किसी एक इंसान का या एक कम्युनिटी होती है उसका मतलब निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है पूरे तरीके से। और जो संपत्ति का जो बंटवारा है वो किसानों और मजदूरों में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की यहाँ बात हो रही है और ज्यादा से ज्यादा मतलब मजदूर और किसानों की सुख सुविधाओं की बात हो रही है। तो वो क्या करते हैं, संपत्ति का जो अधिकार है वो निजी, एकदम हमेशा याद रखना है, निजी स्वामित्व को समाप्त करके जो भी जो संपत्ति रहती है वो मजदूर और किसानों में बांट दी जाती है। एक तरह से आर्थिक सुधार की बात हो रही है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि किसान और जो मजदूर है वो ज्यादा परेशान है, तो इसीलिए उनकी जो संपत्ति जो है उसको बांट दिया जाता है, किन में, मजदूर और किसान में, ताकि उनकी स्थिति जो है वो ठीक हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। फिर देखते हैं कि बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, और स्थिति को और ज्यादा अच्छा करने के लिए कारखानों के जो तकनीशियन रहते हैं और श्रमिकों के माध्यम से उत्पादन पर नियंत्रण किया जाता है। और किसानों को भी कहा जाता है कि वो अपने उत्पादन को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, अगर उत्पादन में मतलब किसान ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे तो कर की वसूली होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है किसानों को भी बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन करो। ठीक है, उनसे अनाज की जबरदस्ती वसूली की गई, किसानों से जबरदस्ती वसूली की गई कि आप ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन करो, और ये जबरदस्ती जो है कर की वसूली की जाती है। और चर्च की जितनी संपत्ति जो रहती है सरकार जो है वो अधिग्रहण कर लेती है। और यहाँ तक कि जार जो होता है, जब जार का शासन रहता है तो वो विदेशों से बहुत सारे कर्ज भी लेता है। तो जब लेनिन आता है तो वो कर्ज को देने से इनकार कर देता है, जो कि जार के समय में वो जो भी विदेशी कर्ज जो जार लेता है, विदेशी जो भी कंपनी रहती है विदेशी राष्ट्रों से, तो लेनिन जो है वो कर्ज जो है वो देने से इनकार कर देता है। ठीक है, ताकि रूस की स्थिति में जो आर्थिक सुधार हो सके। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि जो भी लेनिन का जो भी आर्थिक सुधार हो रहा होता है ना राष्ट्रीयकरण करने से, और जो भी उसकी नीतियां रहती हैं उससे कुछ लाभ नहीं होता है रूस को। मतलब उल्टा मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में रूस पहुंच जाता है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है रूस को। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक कि 1920-21 में उत्पादन का स्तर जो है काफी गिर जाता है, और किसानों से जो है जबरदस्ती वसूली करने से क्या होता है, किसान बहुत ज्यादा अब दे नहीं पाते हैं ना, जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं किसान से, तो कर जो है वो दे नहीं पाते हैं। और क्या करते हैं, डर से वो अपने अनाज को जो है वो जलाने लगते हैं, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब क्या होता है, लेनिन का जो आर्थिक सुधार है वो सही साबित नहीं होता है। अब लेनिन को क्या है, लेनिन को फिर से अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो भी वो चेंजेस ला रहा था तो नीति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जो है अच्छे तरीके से नीति जो है वो लागू नहीं हो पाती है, तो कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करता है। तो उसी तरह जो है लेनिन क्या करता है, अपनी नीति में जो है संशोधन करता है, कुछ चेंजेस लाता है,
वही परिणाम जो होता है नई आर्थिक नीति। तो लेनिन क्या करता है 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाता है। उस पॉलिसी के अंतर्गत जो है कुछ कुछ चेंजेस लाता है अपने सिद्धांतों में, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो क्या क्या चेंजेस लाता है। अब हम देखते हैं कि लेनिन ने जो है नए संविधान का निर्माण करता है, ठीक है। 1918 में जो है बोल्शेविक दल के नेतृत्व में नए संविधान का निर्माण होता है। अब नए संविधान के निर्माण में हम देखेंगे कि वो किस तरह से मतलब संविधान के निर्माण के अनुसार जो है रूस की जो व्यवस्था जो है हम देखेंगे वो सुचारू रूप से चलने लगती हैं। कुछ कुछ समितियों की भी स्थापना की जाती है, मतदान का अधिकार भी दिया जाता है कि कितने से कितने वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए और किन लोगों को दिया, किन मतलब क्या प्रायोरिटी हो कि वही लोग जो है मतदान का अधिकार दे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नए संविधान का निर्माण होता है 1918 में। विश्व का पहला समाजवादी शासन करने वाला जो राष्ट्र है, देश है, वो रूस है, ठीक है, रूस है। और इसलिए पहली बार जो है वो नया संविधान बनाता है 1918 में। अब 1918 के द्वारा जो है रूस को क्या क्या कहते हैं, रूस का जो नाम है वो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में विख्यात होता है। और रूस जो है इस तरह से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद बन जाता है। सर्वहारा वर्ग मतलब जिसमें कि जो भी मजदूर है, किसान है, जो भी एक गरीब तबका है, जो भी शोषण मतलब पूरी तरीके से जिनका एक्सप्लॉइट किया गया, शोषण किया गया, उनके बारे में बात की जाती है। और रूस जो है सर्वहारा वर्ग को क्या करता है, प्रमोट करता है। और इस तरह से जो है रूस सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद बन जाता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की भी व्यवस्था करती है। और लेनिन के नेतृत्व में जो है केंद्रीय जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक समितियों की भी स्थापना की जाती है, जैसे कि हम देखते हैं सोवियत, तो राजनीतिक संगठन का सबसे निचला जो स्तर का जो रहता है ना, वो सोवियत नाम की समिति बनाई जाती है। और सभी समिति के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है, जो कि मतलब मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है इस समिति मतलब सोवियत समिति के द्वारा ही निश्चित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतदान का अधिकार जो है वो 18 वर्ष की उम्र के सभी जो स्त्री और पुरुष जो रहते हैं सभी को मतदान का अधिकार दिया जाता है। और सबसे ज्यादा मतलब मतदान का अधिकार जो है ना वो श्रम जो उत्पादन जो करते हैं श्रम से उन लोगों को मतदान का अधिकार मतलब नागरिकता जो है वो मतदान का अधिकार जो है उन लोगों को ही दिया जाता है। और जो भी मतलब सामंत होते हैं, पूंजीपति वर्ग रहते हैं, उन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सैनिक और नाविक को भी मतदान का अधिकार दिया जाता है। अब हम देखें इस मतदान का अधिकार देखें और झंडा भी हम देखें तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक लाल मतलब एक झंडा बनाया जाता है लाल रंग का, उसमें कुल्हाड़ी और हथौड़ा का चित्र बनाया जाता है, जो कि रूस का एक झंडा बनाया जाता है जो प्रतीक आप लोग जानते हो कि हर देश का एक जो प्रतीक वाला झंडा होता है, उसी तरह रूस का जो झंडा है वो आप फोटो में पिक्चर में देख सकते हो कि लाल कलर का झंडा है और उसमें हंसुआ और कुल्हाड़ी का जो है चित्र बना हुआ है। उस टाइम पे मतलब 1917-18 में 18 जब नया संविधान निर्माण होता है तो उस टाइम जो झंडा है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अब जो झंडा है वो अब चेंज हो गया। अब ये झंडा आप लोग को याद रखना है कि रूस का जो झंडा है वो ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस के झंडे में भी परिवर्तन होता है और रूस के झंडे में भी परिवर्तन होता है और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को बनाई जाती है। ये तो आप लोग का क्या हुआ, नया संविधान का निर्माण होता है रूस में, जो कि लेनिन जो है वो आंतरिक व्यवस्था में किस किस तरह से सुधार करता है। अब हम देखेंगे आर्थिक सुधार वो क्या करता है।
अब हम देखते हैं कि पहले ही मैंने बताया कि लेनिन जो है अब अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन लाता है, क्योंकि उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब क्या होता है कि वो अपनी नीतियों में परिवर्तन लाता है और नई आर्थिक नीति जो है वो लागू करता है 1921 में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आए कि किसने जो है नई आर्थिक नीति जो है वो लागू की, तो 1921 में लेनिन ने। ठीक है, व्लादिमीर, जिनका पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति जो है वो लागू करते हैं। कुछ चेंजेस लाते हैं, जो कि उनका पहले जो मैनिफेस्टो रहता है, जो भी उनका उद्देश्य रहता है, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि जो है उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके। तो हम देखते हैं कि उनके चेंजेस में क्या रहते हैं। पहली बात ये कि लेनिन जो है एक स्वप्नदर्शी जो है समाजवादी नहीं है, वो जो है अपना मतलब कुछ चेंजेस भी लाते हैं। और उनका कहना रहता है ना कि आप तुरंत जो है आप समाजवादी और समाजवाद के उद्देश्यों पर जो है के नियम को नहीं ला सकते हो, और एक बैग जो है आप पूंजीवादी जो एक शक्ति होती है उससे भी टकराव आप नहीं कर सकते हो। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करके वो कुछ चेंजेस लाते हैं। और यहाँ तक कि किसानों को कुछ भूस्वामित्व का भी अधिकार दिया जाता है और पूंजीपतियों को भी कुछ व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार जो निजी एक स्वामित्व होता है, उस अधिकारों को जो है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, क्योंकि जैसे पूंजीपति लोग से भी जो भी निजी संपत्ति जब छीन ली जाती है, तो उससे जो है रूस को जो है वो लाभ नहीं होता है, उत्पादन में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। और एक बैग जो है सर्वहारा वर्ग और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना भी रूस के लिए जो है वो घातक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए लेनिन जो है 1921 में नई आर्थिक नीति लागू करते हैं। तो उसमें हम लोग पहला देखते हैं कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि किसानों से जबरदस्ती वसूली की जाती है, लेकिन अब ये नियम को हटा दिया जाता है। एक निश्चित ये सर्टेन कर दिया जाता है कि आपको इतना ही कर देना है, और जो बचा हुआ अनाज जो रहता है किसान का होता है। और अब वो बचा हुआ जो भी मतलब अनाज है, इच्छा अनुसार किसान कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, उसे जबरदस्ती वसूली आप नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट एक पॉइंट हुआ, और सेकेंड पॉइंट है आपका सैद्धांतिक रूप से जमीन पर राज्य का अधिकार मानते हुए भी व्यवहारिक रूप से किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया गया। थर्ड है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। जहां पे कर्मचारी 20 रहते हैं, वहां उद्योगों का व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार। यहाँ पहले मैंने बताया था कि निजी व्यक्तिगत जो भी एक रहता है, नीति रहती है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अब 1921 की पॉलिसी के अनुसार उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो भी मतलब कल कारखाने हैं उसको जब हाथ में आता है तो स्थिति जो है थोड़ी अच्छी होती है। इसीलिए ये चेंजेस लाया गया कि जहाँ पे 20 से कम कर्मचारी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। फिर है नेक्स्ट है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। जो भी अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लाना होता था तो वो चेंजेस ला सकते थे। एक था कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, औद्योगिकरण कैसे बढ़ावा होगा, जबकि थोड़ी विदेशी पूंजी भी रूस के कल कारखानों में लगेगी तभी। तो इसीलिए विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पे आमंत्रित की गई कि आप विदेशी पूंजी भी को भी मतलब अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। और लास्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब हम देखते हैं कि लेनिन जो है कुछ हद तक जो है चेंजेस लाता भी है,
क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी दे देता है कुछ हद तक रखने के लिए। तो एक समाजवाद का जो एक सिद्धांत रहता है ना, उससे थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज करता है। इससे क्या होता है, कुछ चेंजेस लाने के चलते जो है लेनिन का बहुत ज्यादा मतलब आलोचना भी होती है, फिर भी लेनिन जो है एक वक्तव्य कहते हैं कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम आप पीछे हट जाते हो, फिर भी आप 2 कदम आगे बढ़ने के समान है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि आपने 3 कदम आगे बढ़ाया और कुछ चेंजेस, जैसे यहाँ पे कहने की बात है, कुछ चेंजेस आप ला के अगर 1 कदम पीछे भी हट जा रहे हो, फिर भी तो आपने 2 स्टेप आगे बढ़ाया ना, तो चेंजेस लाने का प्रयास किया। खैर, जब 1921 में लेनिन की आर्थिक नीति जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत लाभ होता है, ठीक है, उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, उद्योगों का मतलब औद्योगिकरण भी होता है, उद्योगों का विकास भी होता है और किसान भी खुश रहते हैं। तो और एट लास्ट जो है 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम ये सारा आंतरिक हम व्यवस्था देखें और कुछ लेनिन की हम मतलब विदेशी नीति देखेंगे कि विदेशी नीति में लेनिन क्या करता है, क्या क्या चेंजेस लाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि लेनिन ने आंतरिक सुधार क्या किए थे लेनिन ने, और अब हम देखते हैं कि थोड़ा देखते हैं विदेश नीति में उसके क्या सुधार थे। ठीक है, तो पहला वो क्या करता है, गुप्त संधियों की समाप्ति करता है। जो भी मतलब संधि हुई रहती है, जार और करेंसी की सरकार ने जो भी विदेशों के साथ संधि की रहती है, जब लेनिन आता है तो वो विदेशों के साथ की गई सभी संधियों को समाप्त कर देता है। वो नहीं मानता है कोई भी संधि को मानने के लिए। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। रूस में रहने वाली जितनी भी जो भी मतलब गुलाम जो जाति थी, उसको स्वतंत्र कर और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करता है लेनिन। इसके बाद फिनलैंड जो है वो एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो जाता है। और थर्ड हम देखते हैं साम्राज्यवाद विरोधी नीति। लेनिन जो था ना, वो मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था और साम्राज्यवाद का घोर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी जो देश है वो दूसरे को परतंत्र बनाए, अपना गुलाम बनाए। तो वो क्या करता है, जो भी परतंत्र राष्ट्र रहते हैं उन लोगों के साथ उन लोगों को आश्वासन देता है कि हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे साम्राज्यवाद विरोधी नीति के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, 1921 में इंग्लैंड के साथ एक व्यापारिक संधि करता है और उसके साथ ही पूर्वी देश जो कि चीन और अफगानिस्तान रहते हैं, उसके साथ भी लेनिन जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाता है। इसके साथ साथ जो है वो दोस्ती का भी हाथ बढ़ाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट लेनिन का अगर विदेश नीति में हम देखें तो कॉमिनटर्न की स्थापना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमिनटर्न की स्थापना जो है वो किसने की। ठीक है, तो ये एकदम हमेशा याद रखना है कि कॉमिनटर्न की जो स्थापना है वो लेनिन किया था। अब हम जानते हैं कि लेनिन कॉमिनटर्न क्या था। ठीक है, तो कॉमिनटर्न 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो लेनिन करता है और सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया जो कॉमिनटर्न कहलाया। तो कॉमिनटर्न क्या है, कॉमिनटर्न जो है वो एक तरह का एक पार्टी है जिसमें कि दुनिया भर के जितने भी विदेश में दुनिया भर के जितने भी मजदूर संघ जो होता है उसकी पार्टी होती है, वो इस कॉमिनटर्न के साथ जो है वो मिल सकते थे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, मजदूर वर्ग जो शोषित रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और मार्क्स सबसे ज्यादा मोटो रहता है कॉमिनटर्न का कि विश्व में शांति का प्रचार करना और मार्क्सवाद की जो नीति है उसका प्रचार प्रसार करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी मजदूर वर्ग है उन लोगों का जो है वो शोषण नहीं हो पाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कहाँ, तो मॉस्को में। और थर्ड इंटरनेशनल जो है वो लेनिन है और लेनिन ने मॉस्को में जो है वो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और कॉमिनटर्न जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से रिलेटेड है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब हम आगे देखेंगे कि रूस की क्रांति के जो है वो क्या क्या परिणाम हुए और रूस की क्रांति के जो है विदेशों पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो हम
देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट है स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि रूस की जब क्रांति होती है तो रोमनोव राजवंश का शासन रहता है, जो कि जार निकोलस द्वितीय रहता है। रूस की क्रांति के समय हमेशा याद रखना है कि रूस की क्रांति जो है वो रोमनोव वंश के शासन काल में हुई थी। ठीक है, जैसे कि बोल्शेविक क्रांति जब हो जाती है तो सदियों पुराना जो रोमनोव जो वंश रहता है, रोमनोव वंश जो रहता है वो समाप्त हो जाता है और जार की जो निरंकुशता जो रहती है वो भी समाप्त हो जाती है रूस की क्रांति के साथ ही। ठीक है, और वो जो भी मनमाना कार्य करता है, जो भी स्वेच्छाचारी शासन की नीति अपनाता है, जार, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो उस तरह से जो है जब रूस की क्रांति होती है तो जार की निरंकुशता भी समाप्त हो जाती है और रोमनोव डायनेस्टी जो रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। और इस तरह से जो है जो भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रहती है, जारशाही की निरंकुशता वो समाप्त होते ही रूस में क्या होता है, जनतंत्र की स्थापना हो जाती है। और रूसी साम्राज्य के स्थान पे क्या होता है, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन होता है। और इस तरह से जो है रूस एक नई दिशा की ओर अग्रसर होता है। सेकेंड है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। तो हम देखते हैं कि सर्वहारा वर्ग को जो है वो सत्ता और अधिकार दिया जाता है, क्योंकि पहले जो क्या है हम देख चुके हैं, पूंजीपति वर्ग जो भी सामंत रहते हैं, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उन लोगों का ही शासन रहता है। लेकिन जब बोल्शेविक क्रांति हो जाती है तो मोटो ही क्या रहता है, सर्वहारा वर्ग जो शोषण जो भी मतलब शोषित है, जो भी मजदूर और किसान जो है वो शोषित है, उन्हीं को अधिकार दिया जाए, उन्हीं की देखभाल की जाए, उनके लिए नए नए कानून बनाए जाए, जो कि इन लोग को जो है अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो अगर कोई भी मतलब अधिकार मतलब कैसे जमाता है, कोई शोषण करके अधिकार जमाता है। उद्योग जो पति रहते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, छोटे जो भी किसान मजदूर रहते हैं उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब बोल्शेविक क्रांति होती है तो वो सर्वहारा वर्ग को जो है पूरे तरीके से उन लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कि सर्वहारा वर्ग को सत्ता भी दिया जाता है और अधिकार भी दिया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं कि मजदूर वर्ग को न संघ बनाने का अधिकार था, न हड़ताल करने की आजादी थी, ना ही उन लोगों को अपना जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो लोग रख नहीं पाते थे। उन लोगों को इतनी छूट नहीं थी, उनको काम के घंटे भी मतलब निश्चित नहीं थे, जितना मन उन लोगों से काम करवा लिया जाता था। उन्हें ठीक से जो है उन लोगों को वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, जो कि उनकी जो वाजिब एक जो मजदूरी होती है वो भी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि मजदूरों को हर तरह के मतलब अधिकार दिए जाते हैं। और एक पॉइंट देखते हैं कि भूमि पर कुलकों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। कुलक मतलब क्या, यहाँ पे कुलक का मतलब है जो कि बड़े किसान हो, जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब भूमि हो। ठीक है, बड़े किसान, उनको मतलब हम लोग एक तरह से जमींदार की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जो कुलक रहते हैं वो सारी जो भूमि है उसको अपने अधीन रख लेते थे। ठीक है, तो अब कुलक जो रहते हैं, जो बड़े किसान रहते हैं, ठीक है, कुलक का मतलब यहाँ क्या है, बड़े किसान। जो भी बड़े किसान रहते थे, अब इनकी भूमि जो है मतलब सरकार के अधीन आ जाती है और छोटे छोटे किसानों को जो है पूरे तरीके से भूमि का जो है वितरण कर दिया जाता है। इस तरह से जो भी मतलब छोटे किसान रहते थे उनकी भी मतलब स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। फिर देखते हैं उद्योगों का प्रबंध मजदूरों के नियंत्रण में आ जाता है, कि मजदूर ही जो है सारा नियम कानून बनाते हैं। यहाँ तक कि मजदूर के हाथों में उद्योग आ जाता है और मजदूर को मतदान का अधिकार भी मिलता है, बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना का मतलब यहाँ ये है कि जो भी मजदूर है उन लोगों के लिए नए नए नियम कानून बनाना, ताकि उनका जो है किसी तरह से शोषण नहीं हो पाए। उनके बारे में हर तरह से जो है सोच विचार करके जो है बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। पहले हम लोग एक व्यवस्था देख चुके हैं जबकि समाज जो है वो मतलब वर्गों में विभाजित है, लेकिन अब क्या है, मार्क्स का एक बहुत बड़ा मतलब स्टार्टिंग में हम लोग देखे हैं कि मतलब वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना, कोई भी उसमें वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे वो तबका नहीं होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। इसीलिए क्या है, नई सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना था, जैसे कि रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया, जो कि पहले रूस की क्रांति के समय जो क्या होता है, समाज जो है वो वर्गों में विभाजित था, लेकिन अब जो है वर्ग विहीन समाज की जो है वो समाप्ति हो जाती है, ताकि जो भी मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनका शोषण नहीं किया जाए। अगर वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो शोषण मुक्त समाज जो है वो मतलब उसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना होगी। नेक्स्ट है पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन। अब इस व्यवस्था से जो है, जो कि पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन, ऑब्वियस सी बात है, जब मजदूरों के हाथों में शक्ति पूरी आ जाएगी और किसानों के हाथों में शक्ति आ जाएगी तो पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उन्मूलन हो जाएगा, उनको पूरे तरीके से इरेडिकेट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति। अब जो व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति हो जाती है, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है, और इससे क्या होगा, जब तो उससे शोषण भी नहीं होगा और देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो उससे जो है अब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाती है। जब देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज जो है वो वर्गों में विभाजित होगा ही नहीं। लास्ट है नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। यहाँ तक कि बोल्शेविक क्रांति का जो प्रभाव जो है वो धार्मिक धर्म के क्षेत्र पर भी पड़ा। हम देखते हैं कि रूस की क्रांति जब होती है तो हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। चर्च जो क्या करता है, वो संपत्ति का भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, संपत्ति भी मतलब जब्त कर लेता है। मतलब जो भी चर्च जो है, एक चर्च का क्या काम होता है, धर्म के रास्ते पे चलाना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चर्च जो है वो एक शोषण का मतलब एक शोषणकारी नीति अपनाता है। लेकिन जब रूस ये बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है अब ऐसा अधिकार हो जाता है कि कोई भी लोग हो, उन लोगों को कोई भी धर्म के लोग हो, वो अपना धर्म जो है वो अपना सकते हैं बिना किसी डर और भय के। ठीक है, क्योंकि किसी को भी अधिकार होता है कि वो अपना जो भी धर्म है वो मान सके। ठीक है, तो चर्च जो है, चर्च के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, चर्च की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता है, चर्च को जो है अब धर्म से बहुत ज्यादा दूर कर दिया जाता है, इंटरफेरेंस इसकी नहीं होती है। लास्ट है रूसीकरण की नीति का परित्याग। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं रूस की क्रांति के समय कि क्या करता है, जार निकोलस द्वितीय जो है वो रूसीकरण की नीति अपनाता है। ठीक है, रूसीकरण की नीति अपनाता है किस लिए, मतलब एक रूल रेगुलेशंस अपनाता है, मतलब जितनी भी मतलब अलग अलग तरह की जातियां रहती हैं उन लोगों पे जो है अपना रूसीकरण की नीति अपनाता है। तो इससे जो है बहुत सारी जो जातियां जो अलग अलग रह रही होती है तो उनके अधिकारों का भी हनन होता है, समानता का अधिकार का हनन होता है। लेकिन जब बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है रूसीकरण की जब का परित्याग कर दिया जाता है, ठीक है, सबको अधिकार दिया जाता है कि वो जो चाहे, समानता का अधिकार दिया जाता है। यहाँ तक कि नई सरकार ने पुरानी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी राष्ट्रों को सोवियत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बना दिया जाता है, यूएसएसआर का अंग बना दिया जाता है। और सभी को, जितनी भी जातियां रहती हैं, सभी प्रजाति के लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के जो लोग हैं उसी को अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितनी भी जातियां हैं उन लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम रहता है। अब हम देखते हैं कि रूस की क्रांति का जो है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का विश्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रूस पर प्रभाव हम देख चुके हैं, अब विश्व पर प्रभाव उसका क्या पड़ा। फर्स्ट है पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। ठीक है, जो भी पूंजीवादी राष्ट्र जो थे, जो कि मतलब वो पूंजीवाद
की नीति का अनुसरण करते थे, तो वो क्या करते हैं, वो भी मतलब क्या करते हैं, आर्थिक सुधार की नीति का प्रयास करते हैं। वो भी मतलब चाहते हैं कि जैसे रूस में जो आर्थिक मॉडल जो अपनाया जा रहा है, जिससे कि मजदूर वर्ग को भी मतलब मजदूर वर्ग को भी संतुष्ट करके अपने कैसे काम लिया जाता है, ठीक है। ये भी एक नीति अपनाई जाती है। पूंजीवादी राष्ट्र जो है थोड़ा मॉडल जो है वो रूसी मॉडल को अपनाते हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब जो भी उनका सामाजिक और आर्थिक समानता में भी वो परिवर्तन करते हैं, और इस तरह से जो है पूंजीवाद का जो चरित्र है जो है वो परिवर्तित होता है। वो भी चाहते हैं कि अपना मतलब जैसे रूस में आर्थिक मॉडल अपनाया गया है लेनिन के द्वारा, तो उस तरह से जो है कुछ चेंजेस लाकर जो है हम लोग मतलब पूंजीवादी राष्ट्र भी जो है अपना आर्थिक सुधार कर सके। सेकेंड है सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि, ठीक है। तो इसमें है कि सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि होती है बोल्शेविक क्रांति के बाद। मतलब बहुत सारे मतलब विश्व में जो है मजदूर और जो किसान वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके सम्मान में वृद्धि होती है, और मतलब एक ऐसा टाइम आता है जब मजदूर वर्ग जो है अन्य राष्ट्रों में, ठीक है। रूस में तो खैर मजदूर वर्ग को वो जो चाहते थे उन लोगों को अधिकार मिल जाता है, लेकिन अब क्या होता है, अन्य राष्ट्रों में भी जो है रूस के ही तरह जो है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में जो है अपने अधिकारों के लिए जो है वो मतलब एक तरह से अधिकारों के लिए जो है लड़ाई होने लगती है, और पूंजीपति वर्ग भी चाहते हैं। अब पूंजीपति वर्ग में भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाते हैं और सोचते हैं कि जो भी मजदूर के लिए जो है रोटी, कपड़ा, मकान जो है उनको फैसिलिटीज जो है वो दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से उनके भी स्थिति में परिवर्तन आता है। मतलब मजदूर वर्ग को तो अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब मजदूर वर्ग के लिए भी नियम कानून बनते हैं, उनके भी सम्मान में वृद्धि होती है, और सर्वहारा वर्ग को भी एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। थर्ड है साम्यवादी सरकारों की स्थापना। जैसे कि रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, उसी तरह जो है चीन, वियतनाम देशों में भी जो है वो साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, और सारे जो राष्ट्र हैं वो मजदूर वर्ग के जो भी मतलब जो अधिकार होते हैं उन लोगों के लिए नीति बनाते हैं, उनके सम्मान के लिए नीति बनाते हैं, उनके अधिकारों के लिए नीति बनाते हैं। और इन्हीं नीतियों को देखते हुए जो है राष्ट्र संघ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना करता है, जिससे मजदूर का कोई शोषण नहीं कर पाए, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो राष्ट्र संघ के द्वारा होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होने से मजदूरों को एक अच्छा एक मंच मिल जाता है, जिससे उनका कोई शोषण नहीं कर पाए। और एक पॉइंट है अंतरराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। इस मतलब बोल्शेविक क्रांति के बाद सभी राष्ट्र चाहते हैं कि मतलब किसी भी राष्ट्र के साथ जो भी संबंध जो है वो स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी राष्ट्र की जो समस्या है उसको क्या करना चाहिए, अंतरराष्ट्रवाद का एक मुद्दा मानकर जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका निपटारा करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। एक पॉइंट आता है साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र। वैसे भी देखे हैं कि रूस की क्रांति जो है जो भी मतलब रूस की क्रांति में जो है लेनिन जो है वो साम्राज्यवाद का घोर विरोधी रहता है, और ये जो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है ये पतन की प्रक्रिया और ज्यादा तेज हो जाती है। रूस की क्रांति के बाद जो है मतलब लेनिन का एक दायित्व ये हो जाता है ना, जो भी मतलब देश जो है किसी अन्य देश को कमजोर समझ रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं और मतलब अपना मतलब साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना और जो पराधीन जो राष्ट्र है उन लोगों को स्वतंत्र करना, ठीक है। तो इसीलिए कॉमिंटर्न की भी स्थापना होती है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कॉमिंटर्न की स्थापना होती है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है रूस के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई भी साम्राज्यवादी जो नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाए, जिससे कि कोई जो राष्ट्र है जो कमजोर राष्ट्र को जो है दबा नहीं सके और कुचल नहीं सके। और एक लास्ट पॉइंट है नया शक्ति संतुलन। हम देखते हैं कि मतलब ये सारी जो समस्या, ये सारा जो प्रक्रिया चल रही होती है उसी टाइम जो है रूस तो साम्यवादी सरकार का
अगवा बन जाता है, और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता बन जाता है। इस तरह से जो क्या होता है, इससे विश्व जो है दो शक्ति खंडों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन? तो एक साम्यवादी सरकार और एक पूंजीवादी राष्ट्र। ऑब्वियस सी बात है, ये एक वैचारिक मतभेद है। एक राष्ट्र जो है वो साम्यवादी सरकार का एक अगुवा बन जाता है और एक पूंजीवादी राष्ट्र का नेता बन जाता है। ठीक है, दोनों ही खैर अपने अपने जगह सही हैं। और इससे जो है यूरोप भी दो खंडों में विभाजित हो जाता है। आगे चलकर ना इन दोनों में क्या होता है, शीत युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, अब ये सारा चीज कंप्लीट हो गया है। मतलब उसके बाद हम अभी देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु जब 1924 में होती है तो फिर स्टालिन आता है, और स्टालिन के समय जो है रूस जो है वो किस तरह से उस टाइम स्थिति होती है, रूस की स्थिति उस टाइम स्टालिन के समय कैसी होती है। फिर स्टालिन के बाद भी सारी नीतियां हम देखेंगे। उसके बाद साम्यवाद का प्रभाव अभी जस्ट देखते हैं। अभी हमने देखा कि रूस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देख चुके हैं कि लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 में हो जाती है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि लेनिन के बाद जो है रूस को कौन संभालता है। क्या लेनिन जैसे रूस को संभाल रहा होता है, जैसे कि लेनिन जो है आर्थिक नीतियों के सहारे रूस को जो है एक अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा होता है। अब तो ये सोचने वाली बात आ जाती है ना कि लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 में हो गई है। तो अब लेनिन के बाद जो है रूस को कौन संभालता है। ठीक है, तो रूस के बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्तित्व का नाम आता है, जिनका नाम है, लेनिन के बाद रूस हम लोगों ने पढ़ना है। तो लेनिन के बाद जो है जोसेफ स्टालिन के अधीन रूस, मतलब जोसेफ स्टालिन जो है अब रूस को संभालते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टालिन जो है 1879 से 1953 तक 1879 से 1953 तक ये रूस को अपने अधीन रखता है, और जितनी भी आर्थिक नीतियां रहती हैं उसको अपने अनुसार से जो रणनीतियां बनाता है। तो हम देखते हैं कि जब जोसेफ स्टालिन जो है उसका मतलब, स्टालिन का मतलब क्या होता है, स्टील का आदमी। ठीक है, मतलब लौह पुरुष। अब ये सोचने वाली बात है कि जब लेनिन के बाद स्टालिन जब रूस को संभालता है ना, तो उस टाइम उसके सामने भी बहुत ज्यादा जो है आर्थिक प्रॉब्लम जो है समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है वो 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू करता है, और 3 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है रूस की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। बहुत ज्यादा मतलब रूस जो है आर्थिक मार्ग में बहुत ज्यादा उन्नति करता है। जैसे कि तेल, कोयला और स्टील उद्योगों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। फिर औद्योगिक नगर जो है वो अस्तित्व में आते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण भी होता है। जैसे कि कृषि का जो परंपरागत एक तौर पे हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उसको जो है एडवांस किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, आधुनिकीकरण उसका किया जाता है, जिससे कि खेती जो है अच्छे तरीके से हो सके। वैज्ञानिक प्रगति भी होती है, और जो भी श्रमिक रहते हैं, श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया जाता है, और यहाँ तक कि श्रमिकों के लिए स्कूल की व्यवस्था भी की जाती है ताकि वो विश्वविद्यालय में अपना नाम दर्ज करा सके। और जो महिला जो श्रमिक रहती है, जो महिला जो लेबर रहती है, उनके महिला जब काम करेगी तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तो उनके बच्चों की देखभाल करने की भी अलग ही व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि श्रमिकों के लिए आवास एवं चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि पार्ट 1 में हम देख चुके हैं रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक समाजवादी है। तो वो क्या करते हैं, श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, कि लोग बेघर ना हो, उनके लिए आवास की भी व्यवस्था हो, और चिकित्सा भी बहुत अच्छी तरीके से लेबर को मिल सके। ठीक है, अगर उन लोगों को आवास मिलेगा और चिकित्सा मिलेगा, फिर उनके बच्चों की देखभाल होगी, उनको सही वेजेस और मजदूरी मिलेगी, उनको जितने भी काम वो कर रहे हैं, इस तरह से वो मतलब बिना टेंशन के अगर काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर कहा जाता है ना, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो काम अच्छा होगा ही नहीं, तो
उनके भी जो भी मतलब ज़रूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है जोसेफ स्टालिन जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से रूस जो है बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जाती है लेनिन के बाद भी। सेकेंड देखते हैं सामूहिक कृषि की विफलता। अब क्या होता है ना, स्टालिन, तो स्टालिन जो है वो राज्य नियंत्रित कृषि फॉर्म स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, कोल खोज, यहाँ पे है ना कोल खोज मतलब सामूहिक कृषि फॉर्म, मतलब जबरदस्ती खेती करने के लिए बाध्य करता है किसानों को, ठीक है। और जबरदस्ती खेती करने के लिए क्या करता है, किसानों को बाध्य करता है कि आपको जबरदस्ती कृषि करनी है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आप एकदम ध्यान रखना, कोल खोज की जो व्यवस्था है वो किसने लागू किया, तो वो स्टालिन ने लागू किया था, हमेशा याद रखना, स्टालिन। कोल खोज की व्यवस्था स्टालिन लागू करता है, जो कि क्या है, सामूहिक कृषि फॉर्म है, ठीक है। इससे होने वाली आय को किसानों में वितरण कर दिया जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा ही मतलब खराब होती है, जबरदस्ती कृषकों को जो है वो जबरदस्ती खेती के लिए बाध्य करना, ये भी सही बात नहीं होती है। लेकिन खैर जो भी हो, इससे जो है कृषि में बहुत ज्यादा उन्नति होती है। एक तरह से हम कहें तो बहुत ज्यादा उन्नति तो होती है, लेकिन ये जबरदस्ती वाला काम होता है, जो कि मार्क्सवाद जो है या समाजवाद का के भी जो सिद्धांत है उसका जो है एक तरह से अवहेलना हो रहा है, ठीक है। मार्क्सवाद का क्या है, एक तरह से अवहेलना है कि जबरदस्ती आप किसानों से कोल खोज करा रहे हो, कि जबरदस्ती खेती करा रहे हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजवाद के विरुद्ध षड्यंत्रकारी मानकर कठोर षड्यंत्र लगा दिया गया। मतलब स्टालिन जो है जबरदस्ती खेती कराता है, जबरदस्ती मार्क्सवाद के विचारों को मानता ही नहीं है, उसको पूरे तरीके से डिनाई कर देता है, अवहेलना करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो उससे अब ये सारी जो व्यवस्था हो रही होती है, तो इस तरह से क्या करता है वो, जबरदस्ती क्या करता है, जबरदस्ती खेती कराता है, और यहाँ तक कि मतलब प्रेस पर जितने भी नियंत्रण रहते हैं उसको भी मतलब छीन लेता है, और अभिव्यक्ति करने की आजादी भी छीन लेता है। इस तरह से स्टालिन जो है एक तानाशाह, ठीक है, और मतलब तानाशाह की नीति अपनाने लगता है। बहुत सारे देशों में उसकी मतलब थू भी होती है, लेकिन जो भी हो, लेकिन रूस को वो अपने मतलब तानाशाह के जरिए ही रूस को जो है अच्छे मार्ग पे लाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि एक रूस जो है जिसको पिछड़ा हुआ राष्ट्र समझा जाता है, अब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही जो है, बीच में ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही वो मतलब वो एक बहुत ही महान शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरता है। यहाँ तक कि जो भी युद्ध मामलों में जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें मतलब स्टालिन को भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट होते हैं और ब्रिटेन के जो भी राष्ट्रपति होते हैं चर्चिल, उसके साथ वो युद्ध में मतलब सम्मेलनों में भाग लेता है। तो इससे रूस की जो है ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खैर जो भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्टालिन जो है 1953 तक रहता है, उसका सर्वाधिकारवादी जो की नीति रहती है वो 1953 तक रहती है, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव आता है जो कि 1964 तक सत्ता में रहता है। ये उदारीकरण की नीति अपनाता है। स्टालिनकरण की जो नीति है उसको पूरी तरीके से त्याग देता है। वो एकदम नहीं चाहता है, मतलब ख्रुश्चेव जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम तानाशाही शासक बने या सर्वाधिकारवादी मतलब नीति अपनाएं, ठीक है। उदारीकरण की नीति अपनाते हैं। उसके बाद ख्रुश्चेव के बाद मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं 1985 में, और इन्होंने जो है ग्लासनोस्त मतलब खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन का ये नीति अपनाते हैं, जो कि ये बहुत मतलब ये भी उदारीकरण रहते हैं, ठीक है। ख्रुश्चेव और मिखाइल जो है दोनों ही उदारीकरण की नीति अपनाते हैं, लेकिन इनकी नीति जो है ना रूस के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाती है। इनकी नीतियों के कारण जो है रूस जो है मतलब अनेक मतलब स्वतंत्र राज्यों में विघटित होने लगता है, एंड मतलब और लास्ट में जो है दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। खैर लेकिन बहुत मतलब हम देखें तो साम्यवादी का जो प्रसार है बहुत ज्यादा जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ता है।
हम देखते हैं कि मतलब यहाँ तक कि भारत पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, समाजवाद पे बहुत ज़्यादा लेख लिखते हैं। यहाँ तक कि 1920 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जो कि मजदूरों से रिलेटेड होती है। मजदूरों के जो भी मतलब प्रॉब्लम और इश्यू होते हैं वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मतलब इंडिया में भी बहुत ज्यादा साम्यवादी सरकार की जो है वो स्थापना होती है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी स्थापना होती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है रूस जो है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होते होते दमनात्मक नीति पे आ जाता है और उस तरह से जो है रूस का विघटन हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हम देखे हैं, तो 10th में ही आप लोगों को भारत में जब राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एटक के बारे में पूरा पढ़ना होगा। 1920 की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो आप लोग का कंप्लीट होता है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत ही इजी शब्दों में। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉइंट आप लोग का छूटेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप लोग के बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप लोग रिवीजन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो भी मैंने करा दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करो।